जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। दोस्तों ये 20 लेक्चर की हमारी सीरीज है, उसमें ये लेक्चर नंबर 9 है और सीधा सा टारगेट हमारा इतना है कि जो भी करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल कैटेगरी का आएगा, हमें उस करंट अफेयर के क्वेश्चन को इसी सीरीज में से जो है दोस्तों उसको फंसाना है। और इसीलिए प्रत्येक लेक्चर में हम लोग 20 एमसीक्यू आपके लिए लाते हैं और टोटल 1000 एमसीक्यू की ये सीरीज है। और ऐसे एमसीक्यू आपको किसी भी करंट अफेयर मैगजीन में इसीलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि उन करंट अफेयर मैगजीन्स में दोस्तों एक्सप्लेनेशन नहीं आता, व्याख्या नहीं आती, परंतु हमारी इस सीरीज की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है यहां पर कंटेंट प्रोवाइड होता है। तो बिना किसी देरी के आज के इस सफर को हम लोग शुरू करते हैं। चूंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है तो इसमें हम 401 नंबर के प्रश्न से 450 नंबर के प्रश्न की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। फटाक से देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारा क्या है। यहां पर दोस्तों एक चीज पूछी गई है, यहां पर एक सूचकांक की बात हो रही है, एक इंडेक्स की बात हो रही है जिसका नाम क्या है, चेन एलिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2025। ठीक है, ऐसे ही नाम इसका बिल्कुल हिंदी में आएगा, चेन एलिसिस ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2025। ये दोस्तों जो सूचकांक है ना, ये सूचकांक का उद्देश्य क्या है, ये सूचकांक हमको ये बताता है कि कौन से देश में कितनी क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही है। क्रिप्टो करेंसी आप सभी लोग पढ़ते हैं यूनिट नंबर 9 में, कंप्यूटर के संबंध में जो है टॉपिक है कि भैया ऐसी मुद्रा जो पूरी तरीके से डिजिटल होती है और जिसका आप स्टार्ट और एंड पता नहीं लगा सकते हैं, है ना। क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल यूपीआई की तरह पेमेंट नहीं होता, किसने भेजा किसको आया ये आसानी से पता जो है नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि मैं इसमें आपको लंबा लेक्चर इसका नहीं देना चाहता हूं, बस इतना याद रखना कि क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ये आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों किस तकनीक पे काम करती है, तो क्रिप्टो करेंसी जो है दोस्तों वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। कौन सी पर? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्रिप्टो करेंसी काम करती है, ये जानने वाली बात है हमारे लिए। तो ये प्रश्न हमसे दोस्तों ये पूछता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसने 2025 में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को अपनाया है, जिसने 2025 में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को अपनाया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, हो सकता है आपने अंदाजा भी ना लगाया हो, इसका सही आंसर है दोस्तों इंडिया। जी हां, इंडिया ने 2025 में सबसे ज्यादा जो है क्रिप्टो करेंसी को अपनाया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी की लेन देन का जो है काम करवाते हैं, तो काफी सारे लोग जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दूसरे स्थान पर 2025 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, और तीसरे स्थान पर जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं करी होगी वो है पाकिस्तान। ठीक है, तो इन तीन नाम को आपको याद रखना है, भारत, अमेरिका और पाकिस्तान 2025 में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाले देश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो एक मिनट रुकिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछता है कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने हाल ही में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर मतलब भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसका नाम रखा गया है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं। तो इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस जगह पर किया गया है? कलकत्ता, अहमदाबाद, हैदराबाद या मुंबई। ठीक है, अब देखो अहमदाबाद में क्रिकेट का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी कहां पर ओपन किया गया है? तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी दोस्तों अहमदाबाद के अंदर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया है। और ये भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है क्या है? 2036 में जब ओलंपिक्स होंगे ना, तो 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है इसका। ठीक है, 2036 के ओलंपिक्स खेल की मेजबानी करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो प्रश्न है आपका, जैसे आपका यूनिट नंबर 1 जो होता है ना इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक होता है भारतीय कला एवं संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तो उससे संबंध का ये टॉपिक है जिसमें आपको जो है यहां पर अलग अलग राज्यों के नाम दे रखे हैं और उन राज्यों में कौन कौन से महोत्सव बनाए जाते हैं ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे महोत्सव हैं, जैसे कि 14वें नंबर का सिरसारियो हरबे, और फिर है मम्मी लक्ष्मी योजना, फिर है हर घर छत घर फल योजना, और फिर एक है पुष्कर कुंभ महोत्सव। देखो एक चीज आप इसमें याद रखना, जब आप उत्तराखंड की सर्दियों में जाते हो तो आपकी सिरसिराहट छूटती है, कपकपी आती है आपको, है ना। तो सिरसिराहट या सिरसराहट या सिरसरियो जो भी आपको यहां पर याद रखना है, तो जैसे कि नाम लिखा हो ना सिरसारियो हरबे, तो
तो हमको कैसे याद रखना है कि जब हम उत्तराखंड की ठंड में जाते हैं तो हमारी सिरसराहट जो है होने लग जाती है। तो चौथे नंबर का जो उत्तराखंड है वो किससे मैच होना चाहिए? ए से। तो हम यहाँ पर देखें कि ए में कहां कहां चौथा नंबर है, एक तो सी में भी है और दूसरा डी में भी है ना, तो इन दो को हम हटा देते हैं। अब सी और डी में से हमको एक को सॉल्व करना है, तो आइए देख लेते हैं कि सी सही होने वाला है या डी सही होने वाला है, आइए पता लगाते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही मैच द फॉलोइंग है, जो इसका सही युग्म हमको मिलाना था, वो है दोस्तों इसका डी ऑप्शन, है ना। पूरा मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा महोत्सव किससे संबंधित है। जैसे कि जो सिरसारियो हरबे है, ठीक है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? इस महोत्सव का संबंध है उत्तराखंड से। हमने ट्रिक याद कर ली, उत्तराखंड की ठंडी में सिरसराहट छूटती है। मम्मी लक्ष्मी योजना, है ना, मम्मी लक्ष्मी योजना कि मम्मी जो है वो लक्ष्मी जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति का ऑर्डर देने गई हैं, और कहां पर गई हैं? गुजरात में गई हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं। हर घर छत घर फल योजना, तो ये कहां का है? मणिपुर का है, ठीक है। हर घर पे छत हो घर फल योजना, ये मणिपुर का है। और पुष्कर कुंभ महोत्सव का संबंध किससे है दोस्तों? पुष्कर कुंभ महोत्सव का संबंध है हरियाणा से। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछता है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है ना, जो भारतीय क्रिकेट टीम है, उनकी जर्सी का नया स्पॉन्सर कौन है? यानी कि जो भारत की क्रिकेट टीम है, उनकी जो जर्सी है, तो उनकी जर्सी पे अब जो है यहाँ पर किसका लोगो रहने वाला है, ये हमको बताना है, ठीक है ना। जैसे पहले बाईजूस का रहता था और फिर अलग अलग आते जाते रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अपोलो टायर्स, ठीक है, अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स और एक कंपनी है कैनवा, हो सकता है आप इसका ऐप वगैरह भी यूज करते होंगे, एडिटिंग वगैरह फोटोज वगैरह बनाने के लिए जो है यूज होता है। तो कैनवा ने भी बहुत बड़ा जो है डील रखी थी सामने, लेकिन कैनवा जो है इस डील में हार गया और अपोलो टायर्स जो है इस डील में जीत गया। और अब आप भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर जो लोगो देखेंगे वो अपोलो टायर्स का जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर चलते हैं आगे। आप देख सकते हो यहां पर, और ये बात ध्यान रखना है कि चाहे पुरुष कैटेगरी हो या महिला कैटेगरी हो, दोनों ही कैटेगरी में जो भारतीय क्रिकेट टीम है, अब उनका जो जर्सी स्पॉन्सर है वो अपोलो टायर्स जो है हो चुका है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे कि जितना भी जो है मैच वगैरह अभी खेले जा रहे हैं, उसमें भी आपको वहां पर अपोलो टायर्स का नाम जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। और कब तक ये लागू रहेगा? मार्च 2028 तक ये लागू रहेगा, और 2027 में जो 50 ओवर का विश्व कप खेला जाएगा वो भी जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखना है। और अपोलो टायर्स से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का कौन था स्पॉन्सर? तो वो था ड्रीम 11, ठीक है। तो ड्रीम 11 की जगह, ड्रीम 11 का टाइम पूरा हुआ, फिर ड्रीम 11 उतना ऑफर नहीं कर पाया, तो उसकी जगह अपोलो टायर्स ने ज्यादा ऑफर किया, जो ज्यादा पैसा देगा उसको मिलेगी जगह, तो अपोलो टायर्स जो है उसकी जगह पर आ चुका है, ठीक है। और अपोलो टायर्स ने इस डील में किसके साथ फाइट करी थी? कैनवा के साथ, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद दोस्तों बोलते हैं यहां पर कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। तो देखो प्रश्न में से ही आपको एक फैक्ट मिल गया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन नंबर 1 रहा है? स्विट्जरलैंड जो है नंबर 1 स्थान पर जो है रहा है। और 15वां साल है, मतलब 15 साल से लगातार स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पर बना हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में पूछता है भारत की रैंक इसमें क्या आई है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में? तो आइए पता लगा लेते हैं, 37, 38, 39 या 40। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 38 है, ठीक है। कैसे हम याद रख सकते हैं दोस्तों? देखो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन कितने बनते हैं? क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसी भी ओवर में कितने बनते हैं? 36 बनते हैं, ठीक है। क्रिकेट में किसी भी ओवर में सबसे ज्यादा रन बनते हैं 36, लेकिन हम थोड़ा सा नवाचार करना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, तो हमने उसमें से 2 और जोड़ दिए, यानी कि अब हमारे लिए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन एक ओवर में कितने बन सकते हैं? 38। हमने थोड़ा सा नवाचार कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो है याद रख सकते हैं, 38वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है, ओके। अच्छा, एक चीज हमको याद रखना है कि 2015 के साल के आसपास इंडिया इसी सूचकांक के अंदर 81 रैंक पर हुआ करता था, लेकिन समय बदला है, भारत अब नवाचार में, इनोवेशन में बहुत बेहतर हो गया है, तो अब हम 81 स्थान की जगह अब हम 38 रैंक पर जो है यहां पर पहुंच चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या पूछता है? अगला प्रश्न हमसे पूछता है कि यहां पर नाम दिया गया है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड, ये तो दे दिया चलो एक कंपनी का नाम, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एशिया का फर्स्ट डेडिकेटेड कैंसर सेंटर जो है बनाया है महिलाओं के लिए, जिसका नाम रखा गया है अपोलो एथीना। ये अपोलो, पीछे आपने टायर्स पढ़े, लेकिन ये अपोलो वो हॉस्पिटल होता है ना, अपोलो हॉस्पिटल, CHL हॉस्पिटल, तो वो वाला अपोलो हॉस्पिटल है। तो अपोलो हॉस्पिटल ने क्या किया है कि महिला कैंसर से संबंधित एक अलग से डेडिकेटेड हॉस्पिटल ओपन किया है, जो कि एशिया में पहला ऐसा हॉस्पिटल है, ठीक है। इसका नाम रखा गया है अपोलो एथीना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में इस हॉस्पिटल को ओपन किया गया है? तो आइए इसका सही आंसर पता करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। यानी कि अब पूरे एशिया में एक हॉस्पिटल ऐसा आ चुका है जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगा महिला कैंसर पेशेंट के ऊपर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमको यहां पर क्या देखने को मिलता है
कि सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता है। दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है जो आपसे पूछ सकता है कि भैया दिलीप ट्रॉफी में वैसे तो हो सकता है शायद आपने इसका आंसर पता लगा लिया हो, क्योंकि जैसे ही आपने सुना हो सेंट्रल जोन। तो दिलीप ट्रॉफी दोस्तों क्या है? दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों क्रिकेट से। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। भारतीय लोगों का जो दिल है वो बसता है क्रिकेट में। सबसे ज्यादा खेल जो है क्रिकेट पसंद किया जाता है भारत के अंदर, अगर जनता के नजरिए से हम देखें तो। आप याद रखिएगा कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि भारत में जो घरेलू क्रिकेट खेला जाता है, जिसमें इंडिया के अंदर ही जो गेम होते हैं, तो उस घरेलू क्रिकेट के अंदर दिलीप ट्रॉफी सबसे पहला जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट, मतलब बहुत फेमस है कहने की बात जो है ये बताई जा रही है। ठीक है, अच्छा ये 62वां संस्करण इसका हुआ था 2025-26 में, और सेंट्रल जोन जो है ये जीता है। और इसके जो कप्तान थे वो रजत पाटीदार, और रजत पाटीदार आपको पता है इंदौर से जो है इनका संबंध देखने को मिलता है। और आरसीबी के ये कप्तान है आईपीएल में, और आरसीबी जब पहली बार 18वें सीजन में जीता था तो वो रजत पाटीदार की कप्तानी में ही जीता था। और इन्होंने सेंट्रल जोन ने जो दिलीप ट्रॉफी जीती है, किसको हरा के जीती है? साउथ जोन को जो है हरा के जीती है। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी को जो क्रिकेट में खेला जाता है वो किसके सम्मान में खेला जाता है? तो कुमार श्री दिलीप सिंह जी के सम्मान में खेला जाता है, इसीलिए इसको दिलीप ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, निम्न में से किस देश में स्थित है? यानी कि माचू पिचू जो है अब वो दुनिया के जो नए 7 अजूबों की लिस्ट जारी होने वाली है, तो उन लिस्ट में माचू पिचू अपनी जगह खोने की कगार पर है। अब वो 7 अजूबों की कैटेगरी में नहीं रहेगा। तो आपको ये बताना है कि माचू पिचू जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में था, तो इसका संबंध इनमें से किस देश के साथ है? पेरू, मैक्सिको, जॉर्डन या इटली? आइए इसका सही आंसर पता करते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पेरू। पेरू के अंदर स्थित है माचू पिचू। ठीक है, अच्छा इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं? माचू पिचू को दोस्तों अक्सर जो है लॉस्ट सिटी ऑफ द इनकास के नाम से भी जाना जाता है। इनकाओं का खोया शहर भी जो है कहा जाता है माचू पिचू को। ठीक है, हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों की जो सूची है, तो उससे दर्जा खोने के खतरे के कारण वे चर्चा में रहा। तो माचू पिचू का संबंध सीधी सी बात है पेरू से है। ठीक है, अच्छा आपसे प्रश्न में वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो अभी नए 7 अजूबों की जो सूची जारी होगी उसमें कौन सा जो है खतरे में है कि वो अपना दर्जा खो देगा, तो उसमें भी आप माचू पिचू जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आगे हमको क्या देखने को मिलता है? आगे हमको देखने को मिलता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए कौन से शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है? यानी कि अभी जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2025 वाला, जिसको भारतीय क्रिकेट टीम ने जो है जीता था, इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ने जो है उसको जीता था, हम सभी को पता है। तो जब उसको लॉन्च किया गया था विमेन वर्ल्ड कप 2025 को, तो उसके लिए एक गाना भी प्रिपेयर किया गया था। तो उस गाने का शीर्षक, बेसिकली उस गाने का जो थीम था वो क्या था, है ना? चेजिंग स्टोरी, ब्रिंग इट होम, विंग्स ऑफ द गेम या राइज टू द कप? आइए इसका सही आंसर दोस्तों पता करते हैं। बिल्कुल, गाने का शीर्षक बिल्कुल सही था, क्योंकि गाने का शीर्षक क्या रखा गया? ब्रिंग इट होम। ब्रिंग इट होम का मतलब क्या है कि लड़कियों जाओ और वर्ल्ड कप जीतो और वर्ल्ड कप को जो है अपने घर लेके आओ, और बिल्कुल वैसा ही महिला क्रिकेट टीम ने जो है किया था। ठीक, अच्छा उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आगे हमको अगला प्रश्न देखने को मिलता है, क्या पूछता है यहां पर? ये दोस्तों यहां पर पूछता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नाम है डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने एक वीजा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, जिसको ये कहते हैं गोल्ड कार्ड वीजा। क्या कहते हैं? गोल्ड कार्ड वीजा जो है डोनाल्ड ट्रंप इसको कहते हैं। हम सभी को पता है कि कोई भी अगर अमेरिका में रहना चाहता है तो उसको वीजा होना चाहिए उसके पास। ठीक है, और वीजा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है अमेरिका की तरफ से, तो अमेरिका ने एक जो है इसका प्रोग्राम चालू किया है। अमेरिका ये चाहता है कि भैया जो भी व्यक्ति अमेरिका में रहना चाहता है, जो भी व्यक्ति अमेरिका में सेटल होना चाहता है, तो अगर वो अमेरिका में अच्छा खासा निवेश करेगा, हैवी इन्वेस्टमेंट करेगा, यहां पर देश को पैसा अच्छा यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हम उसको जो है गोल्ड कार्ड दे देंगे, हम उसको गोल्ड कार्ड वीजा दे देंगे और वो अमेरिका में रह सकता है। सही बात है, अगर तुम हमारे देश में आ रहे हो, देश मेरा है तो मर्जी भी मेरी होगी, तो तुम जितना भारी निवेश करोगे मेरे देश के अंदर, मैं उतना खुश हो जाऊंगा और तुमको गोल्ड कार्ड वीजा जो है दे दूंगा। तो गोल्ड कार्ड वीजा में 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी यानी कि कोई व्यक्ति के लिए, और दूसरा बनाया गया है कॉर्पोरेशंस यानी कि कोई कंपनी या निगम के लिए। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को गोल्ड कार्ड वीजा चाहिए तो उसे अमेरिका में कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर किसी कंपनी को गोल्ड कार्ड वीजा चाहिए तो उसे अमेरिका में कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका में गोल्ड कार्ड
वीजा चाहिए तो उसे $1 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर कोई कॉर्पोरेशन, कोई निगम को जो है अमेरिका में गोल्ड कार्ड वीजा चाहिए तो उसे $2 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है गोल्ड कार्ड वीजा उनको दिलवा देगी और वो खुशी से मस्त मग्न होके अमेरिका में जो है रह सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है, इनमें से किसे नोबेल पीस प्राइज 2025 दिया गया? निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है दिया गया है? चेरिल पियर्स, या फिर हेनरिक क्रेपल्स, या फिर मारिया कोरिना मचाडो, या फिर कास्टो ओकांडो? आइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों पता कर लेते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है कि कोरोना ने आके हमारे दुनिया की शांति को भंग किया। ठीक है, तो इसीलिए ये मारिया नाम की लड़की से सबने कहा कि मारिया जी आप जाइए और कोरोना की मचा दीजिए, मतलब कोरोना की बैंड बजा दीजिए आप अच्छी तरीके से, है ना। तो जिस व्यक्ति ने या जिस भी पर्सन ने कोरोना को उसकी बैंड बजा दी, कोरोना की बैंड बजा दी, तो आप सीधी सी बात है ऐसे व्यक्ति को तो शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। और मारिया कोरिना मचाडो को जो है वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला। तो इस बात को भी हमको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और जो है हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 का मतलब मिला अभी है लेकिन वर्ष जो है पुराना है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि सर 2023 का करंट अफेयर उठा लाए, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? ठीक है, तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन में कौन है? अक्कीनेनी नागार्जुन, या फिर मोहनलाल, या फिर धर्मेंद्र, या फिर दरगुबाती वेंकटेश? आइए देख लेते हैं। वैसे तो मोहनलाल लग रहा है। जी हाँ, मोहनलाल ही जो है दोस्तों सही आंसर है। मोहनलाल जी को 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। यह पुरस्कार उनको कब दिया गया था? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में, यानी कि 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी के दौरान मोहनलाल जी को 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जाने माने सुपरस्टार हैं और इनका पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथन नायर। क्या नाम है? मोहनलाल विश्वनाथन नायर। ठीक है, चलिए, जिन्होंने सबको मनमोहन कर लिया, जिन्होंने सबका मन मोह लिया, उनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के लिए अध्यक्षता संभाली है? मतलब जो शंघाई सहयोग संगठन है, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपना एक क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना चलाते हैं। मतलब कि भैया हमारे जो सदस्य हैं या हमारे जो लोग हैं या हमारे जो सदस्य देश हैं, वहां पर किसी भी तरीके का आतंकवाद जो है नहीं होना चाहिए। तो इस बात के संबंध में किस देश ने जो है अध्यक्षता संभाली है? रूस, चीन, भारत या पाकिस्तान? तो जो नाम आपने इमेजिन नहीं किया होगा वो नाम दोस्तों इसका सही आंसर है। मतलब जो आतंकवाद फैलाता है अब वो ही आतंकवाद रोधी अध्यक्षता को संभाल रहा है। इसका सही आंसर पाकिस्तान है। इसके अलावा आपको कुछ भी और याद रखने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और आगे हमको क्या देखने को मिलता है आइए पता करते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विजयाक। प्रोजेक्ट विजयाक लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विजयाक जो है उसने लद्दाख में अपना 15वां स्थापना दिवस जो है बनाया। तो आपसे पूछता है कि प्रोजेक्ट विजयाक का शुभ आरंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? मतलब प्रोजेक्ट विजयाक को किसने शुरू किया था? बीएसएफ ने शुरू किया था, या आईटीबीपी ने शुरू किया था, या भारतीय सेना ने शुरू किया था, या सीमा सड़क संगठन ने शुरू किया था? आइए दोस्तों सही आंसर पता करते हैं। जो सही आंसर है, प्रोजेक्ट विजयाक की शुरुआत की गई थी
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन, जो कि बहुत मुश्किल इलाकों में सड़क निर्माण का काम करते हैं, खासतौर पर लद्दाख जैसे इलाके में जहां पर कोई सामान्य व्यक्ति जो है काम नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोजेक्ट विजयाक की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में जो है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य बड़ा ही सिंपल था कि जो कारगिल का और जो जांस्कर का जो इलाका है वहां पर हमको सड़कों का अच्छे से निर्माण करना है, ताकि हमारी जो सेना है और जो बाकी लोग हैं वो आराम से वहां पर आ जा सकें। प्रोजेक्ट विजयाक के तहत जो है 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सड़कों का निर्माण करना था, वो भी इतने कठिन इलाकों में। लगभग 80 से भी ज्यादा पुलों का निर्माण करना था कारगिल और जांस्कर क्षेत्र के इलाकों में। ठीक है, प्रोजेक्ट विजयाक ने 21 सितंबर 2025 जो भी बीत के गया है, तो उस पर अपना 15वां स्थापना दिवस जो है मनाया, यानी कि 15 साल प्रोजेक्ट विजयाक के जो है पूरे हो गए हैं। इसका नाम 1999 के कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय के नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, मतलब जो कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, तो उसके नाम पर ही सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट विजयाक का जो है नाम रखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? मतलब एक ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म है स्टार मिसाइल, ये तो शॉर्ट फॉर्म है स्टार मिसाइल, क्योंकि जो पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल, शॉर्ट में कहते हैं स्टार मिसाइल। इतना क्लियर हुआ? तो जो स्टार मिसाइल है बहुत तेज गति से चलती है, भारतीय सेनाओं के लिए बनाई गई है, तो इसको बनाया किसके द्वारा गया है? ठीक है, ये आपसे यहां पर पूछता है। एक ऑप्शन में तो डीआरडीओ है, एक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, इसरो है, और एक और कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आइए इसका सही आंसर दोस्तों प्राप्त कर लेते हैं। हमेशा की तरह सारे बड़े और तगड़े काम करने वाला डीआरडीओ, तो इनके द्वारा दोस्तों कौन सी मिसाइल तैयार की गई है? स्टार मिसाइल तैयार की गई है। ठीक है, अच्छा अभी हमने पिछले लेक्चर में एक मिसाइल के बारे में पढ़ा था, जिसकी जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल थी। कौन सी मिसाइल थी? हाइपरसोनिक मिसाइल थी। और हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब कि 6 मैक स्पीड से भी ज्यादा, है ना, 6 मैक स्पीड से भी ज्यादा। और 6 मैक का मतलब क्या है? 6 मैक का मतलब है कि ध्वनि की गति से भी 6 गुना ज्यादा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस तरीके से आंसर करके लिखना कि भैया उस मिसाइल का नाम क्या है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा। लेकिन ये दोस्तों हाइपरसोनिक नहीं है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, भारत में बनाया गया। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड के बराबर हो, यानी कि साउंड की स्पीड के बराबर है तो सुपरसोनिक है, और साउंड की स्पीड से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक है। ठीक है, आप देखें इसकी स्पीड कितनी है, 1.8 से 2.5 मैक के आसपास है। नाम है इसका स्टार मिसाइल, बनाया है इसको डीआरडीओ ने। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आईवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है? यानी कि एक पौधा होता है जिसको हम कहते हैं रेड आईवी प्लांट, इसका लोकल नाम दोस्तों होता है मूरी कूटी पाचा। ठीक है, और ये जो पौधा है इसके अंदर घाव भरने की बड़ी ही खास क्षमता है। तो इसके ऊपर हाल ही में किस संस्थान के जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने जो है इस पे रिसर्च करी है। यहां पर कौन कौन से नाम है? एक तो बहुत बड़ा नाम है IISc बेंगलुरु, फिर है CSIR लखनऊ, और फिर एक जवाहरलाल नेहरू बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च केरला करके है, और फिर एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल मोहाली में। ठीक है, तो आइए पता करते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो दोस्तों जो इसका ये यूनिट नंबर 7 का प्रश्न है। ठीक है, ये यूनिट नंबर 7 का प्रश्न है। याद कैसे रखेंगे? देखो, चूंकि ये एक पौधा है, ठीक, ये क्या है दोस्तों? ये एक पौधा है, और कोई भी जो पौधा होता है तो पौधे की स्टडी हम एक तरीके से कहां करते हैं? तो पौधे की स्टडी जो है हम वनस्पति उद्यान या फिर हम बॉटनी के अंदर जो है दोस्तों करते हैं ना। कोई भी जैसे कि जो जो जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको हम जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में स्टडी करते हैं, और जो पादप होते हैं पौधे, उनको हम वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में स्टडी करते हैं। अब चूंकि ये पौधा है और इस संस्थान के नाम में भी बॉटेनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान शब्द है, तो हम इसी के साथ जो है जाएंगे, और यही यहां पर जो है सही आंसर है। और ये जो रेड आईवी पौधा है, इसका लोकल नाम क्या है? मूरी कूटी पाचा, है ना, मूरी कूटी पाचा। चाहे कोई आपको कितना भी कूट दे, लेकिन आप उसको पचा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पौधा है, ये सारे घावों को भर देता है। ठीक है,
अब एक चीज और, तो बाकी खैर इसमें और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ जानने की आपको और एक्स्ट्रा जरूरत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक तरीके का दोस्तों मैच द फॉलोइंग नाम का प्रश्न है। ये बेसिकली आपसे सैन्य अभ्यास के संबंध में जो है प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। यहां पर जो है सैन्य अभ्यास लिखे हुए हैं, अलग अलग नाम है, जैसे कि सुपर गरुण, फिर एक है अचूक प्रहार अभ्यास, एक है पैसेक्स अभ्यास और दूसरा है शक्ति अभ्यास। ठीक है, तो इनको हमको यहां पर मिलाना है कि कौन सा किसके साथ सही संबंध में है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा आइए पता करते हैं, फिर आपको याद करवा देते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 4। आइए पहले आपको याद करवा देते हैं। जैसे कि यहां पर जो लिखा हुआ है सुपर गरुण शील्ड, तो जो गरुण शब्द है ना, गरुण शील्ड, ये जो अभ्यास है ये किस किस के बीच में है, ये इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में है। किसके बीच में है, इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में है। ऐसे आप याद रख सकते हो कि अमेरिका वाले किसी को भी अपना पक्षी भेज के उठवा लेते हैं रातों रात, है ना, तो गरुण भेज के इंडोनेशिया से किसी को उठवा लिया अमेरिका ने, तो ऐसा आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अचूक प्रहार एक्सरसाइज, देखो अचूक प्रहार ये पूरी तरीके से भारत जैसा नाम महसूस हो रहा है, अचूक प्रहार। तो भारतीय सेना जो है हमेशा अचूक प्रहार करती है, उनका प्रहार कभी नहीं चूकता। और अब भारतीय सेना के साथ साथ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के बीच में ये सैन्य अभ्यास हुआ था। उसके बाद पैसेक्स एक्सरसाइज क्या है, तो ये भारत और यूके की नौसेना के बीच में है। ठीक है, भारत और यूके की नौसेना, इसको याद रखना दोस्तों बहुत इजी है। यूके मतलब कौन हो गया, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि अंग्रेज लोग। और अंग्रेज लोग भारत में से बहुत सारा पैसा उड़ा के ले गए थे, और जब भी शुरुआत में अंग्रेज आते थे वो पानी के जहाज से आते थे, तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं नौसेना। तो अंग्रेज लोग पानी के रास्ते आए और इंडिया में से बहुत सारा पैसा उड़ा के चले गए। और फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, शक्ति एक्सरसाइज है ना, शक्ति एक्सरसाइज। तो भारत और फ्रांस के बीच का संबंध किससे है, शक्ति एक्सरसाइज से हमको देखने को मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या बोलता है, अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है, ये बात करने वाला है, ये हमसे बात करने वाला है किस चीज का, भारत का पहला फ्रेट विलेज। भारत का पहला फ्रेट विलेज, है ना। फ्रेट का संबंध आप समझते हो, फ्रेट का मतलब क्या होता है, फ्रेट का मतलब होता है सामान को लाना ले जाना, है ना, सामान को लाना ले जाना, है ना, लाना ले जाना, मतलब एक तरीके से सामान का ट्रांसपोर्ट करना, आप एक तरीके से समझ लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सबसे पहला फ्रेट विलेज का जो है शिलान्यास किया है। इसका जो है फाउंडेशन स्टोन जो है रखा गया, आधारशिला जो है इसकी रखी गई है। तो ये जो भारत का पहला फ्रेट गांव है ना, ये बेसिकली एक लॉजिस्टिक हब की तरह काम करेगा। लॉजिस्टिक हब की तरह काम कैसे करेगा, जैसे मान के चलिए यहां से कुछ माल आ रहा है और इस माल को इधर भेजना है, ठीक है, तो इस गांव में क्या होगा, इस गांव ये बेसिकली एक हब की तरह काम करेगा कि भैया माल इधर से आया, यहां से माल को दूसरी गाड़ियों में रखा गया, फिर यहां से इधर भेज दिया गया, इधर भेज दिया गया, इधर भेज दिया गया। तो एक तरीके से लॉजिस्टिक हब का काम करेगा। आपको सीधी सी बात ये बतानी है कि ये जो भारत का सबसे पहला फ्रेट विलेज है ये कहां पर है, मऊगंज रीवा में है, या मिल्कीपुर चंदौली में है, या भभुआ कैमूर में है, या रामनगर वाराणसी में है। आइए इसका सही आंसर दोस्तों पता कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, इसका सही आंसर है मिल्कीपुर। इसका नाम क्या है, भारत के प्रधानमंत्री ने मिल्कीपुर में भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रख लो कि दूध का आदान प्रदान हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो मिल्क का आदान प्रदान हो रहा है, तो मिल्कीपुर आपको याद रह जाएगा। कहां आता है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में आता है। ये कहां आता है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में आता है। बस इतना और आपको इसमें याद रखने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या पूछता है, अगला प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है। मतलब इनमें से वो कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर कितना हो चुका है, 0। एक बात को हमेशा याद रखना है, जैसे कि शिशु मृत्यु दर हो गया, है ना, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, शिशु मृत्यु दर को आप ये देखते हो कि 1000 में से कितने ऐसे शिशु रहे जो 1 साल की उम्र से पहले जिनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मातृ मृत्यु दर में हम 1000 का आंकड़ा नहीं देखते, मातृ मृत्यु दर में हम 1 लाख का आंकड़ा देखते हैं, यानी कि 1 लाख माओं में से कितनी माओं की जो है मृत्यु हो गई अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर 0 हो चुका है भैया, कहां पर हो चुका है, आंसर पता करते हैं। तो मातृ मृत्यु दर जो है दोस्तों 0 हो चुका है कहां पर, पुडुचेरी में। और ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है देखने को मिलता है। और पुडुचेरी को इसके लिए एक प्लेटिनम सर्टिफिकेट जो है दिया गया है, प्रदान किया गया है, प्लेटिनम सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। क्या प्रदान किया गया है, एक प्लेटिनम सर्टिफिकेट जो है प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है,
अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। आज से पहले जब हम 8वें नंबर का लेक्चर देख रहे थे तो हमने जापान की पहली महिला राष्ट्रपति को जो है वहां पर कवर किया था। आज हम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति की जो है यहां पर बात करने वाले हैं। तो क्या नाम है इनका, सीधे नाम ही देखते हैं। इतने सारे ऑप्शन में अजीब अजीब से नाम रख के क्या याद करें, देखो है ना, ये देखिए जैसे हमने जापान में जब हम याद कर रहे थे तो हमने वहां पर भी एक ट्रिक बनाई थी ना कि भैया चौंका दिया, पुरुषों को चौंका दिया, ऐसे करके हमने कुछ एक ट्रिक बनाई थी। आपको याद होगी भली भांति, आपने पढ़ा है तो, है ना। तो जो वहां पर एक तरफा राज चल रहा था पुरुषों का, इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई थी। तो यहां पर हम दोस्तों क्या ट्रिक बना सकते हैं, यहां पर हम ये ट्रिक बना सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो मैक्सिको में राष्ट्रपति नहीं बन रही थी, है ना। तो काले बादल छाए हुए थे, क्लाउड, क्लाउड का मतलब क्या होता है, क्लाउड छाए हुए थे, काले बादल छाए हुए थे, लेकिन काले बादलों को बम लगा के जो है उड़ा दिया गया और महिला राष्ट्रपति बन गई मैक्सिको की पहली, कौन, क्लाउडिया शीनबाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमसे दोस्तों क्या कहता है प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक यानी कि इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रांसलेटर जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या रखा है। मतलब जो जनजातीय इलाके हैं तो जनजातियों की भाषा थोड़ी सी अलग रहती है ना, तो एआई के माध्यम से उन जनजातीय भाषाओं का बहुत आसानी से ट्रांसलेशन हो सकता है, मतलब कोई भी उसको समझ सकता है, बहुत बड़ी बात है। तो इस अनुवादक का, इस ट्रांसलेटर का नाम क्या रखा है, आदि कनेक्ट या फिर लोकवाणी या फिर आदिवासी मित्र या फिर आदिवाणी। तो आइए पता करते हैं। बिल्कुल देखो, आदिवासियों की वाणी को समझना जरूरी है, इसीलिए इस ट्रांसलेटर का, इस अनुवादक का नाम रखा गया है आदिवाणी। ठीक है, बाकी आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक फैक्ट इसमें आप ये याद रख सकते हो कि ये जो पूरा टेक्नोलॉजी बनाई गई है इसमें कौन से संस्थान का योगदान रहा है। तो इसमें आईआईटी दिल्ली का जो है दोस्तों योगदान रहा है, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है 98 नंबर के ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में किस फिल्म को जो है चुना गया है। तो भैया बात ऐसी है, 98 नंबर के अकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर्स हैं, और उन ऑस्कर्स में जो इंटरनेशनल वाली कैटेगरी होती है जहां से अलग अलग देशों से फिल्में चुनी जाती हैं, तो भारत में से कौन सी फिल्म को चुना गया है। तो भैया भारत में से कौन सी फिल्म को चुना गया है, होम बाउंड, द बंगाल फाइल, कनप्पा या फिर केसरी चैप्टर 2। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, ये बहुत चर्चा में रहा नाम होम बाउंड। ठीक है, होम बाउंड फिल्म को जो है ऑस्कर में चुना गया है भारत की तरफ से इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है, इसके डायरेक्टर का नाम है नीरज घैवान। नीरज घैवान जो है इनके डायरेक्टर का नाम है। ठीक है, और बाकी और कुछ याद करने की आपको इसमें जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखिए होम बाउंड। 98 नंबर के ऑस्कर में इसको भारत की तरफ से चुना गया है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, लंबा प्रश्न देखते हैं, आप डरिएगा मत। सबसे पहले वापस से एक मंत्रालय जो है चर्चा में आ जाता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने एक चीज लॉन्च करी है जिसका नाम उन्होंने रखा है आदि कर्मयोगी स्टूडेंट चैप्टर। उन्होंने क्या लॉन्च किया, आदि कर्मयोगी स्टूडेंट चैप्टर। और ये जो प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है ये बहुत ही प्रीमियर जो संस्थान होते हैं, प्रतिष्ठित संस्थान होते हैं, जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम, एनआईटी, तो यहां पर जो है इस चीज को लॉन्च किया गया है ताकि जो जनजातीय बच्चे होते हैं, जो ट्राइबल स्टूडेंट होते हैं, उनको जो है विकसित और बेहतर तरीके से किया जा सके। ठीक है, द भगवान बिरसा मुंडा सेल विल सर्व एज द नोडल सेंटर फॉर दिस नेशन वाइड प्रोग्राम। क्या बोला गया है कि ये जो आदि कर्मयोगी स्टूडेंट चैप्टर नाम की ये जो पहल शुरू करी गई है ताकि बड़े बड़े संस्थान, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी, यहां पर जनजातीय बच्चों का कल्याण किया जा सके, जनजातीय बच्चों का विकास किया जा सके। तो केवल पहल बनाने से तो काम चलेगा नहीं, हमें एक ऐसा केंद्र बनाना पड़ेगा जो इस पर लगातार टाइम टू टाइम नजर रखेगा कि ये प्रोग्राम बाकायदा लागू हो रहा है या नहीं। तो एक केंद्र भी बनाया गया है साथ ही साथ, और इस केंद्र का नाम क्या रखा गया, भगवान बिरसा मुंडा सेल। तो ये जो भगवान बिरसा मुंडा सेल जो है इसको कहां बनाया है, आईआईटी दिल्ली, रुड़की, रोपड़ या कानपुर। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है आईआईटी दिल्ली, है ना, आईआईटी दिल्ली। आज हमने दिल्ली का नाम पहले भी दोस्तों सुना, दिल्ली का नाम हमने तब सुना, अभी हम पीछे आदिवाणी ही पढ़ रहे थे तब भी उसमें आईआईटी दिल्ली का योगदान था। आज हमने दिल्ली का योगदान, दिल्ली का नाम एक बार वहां पढ़ा जब हमने देखा कि अपोलो एथीना
है ना, अपोलो एथीना, जो कि महिला कैंसर पेशेंट के लिए सबसे पहली बार एक डेडिकेटेड अस्पताल जो है ओपन किया है पूरे एशिया में, तो वो भी नई दिल्ली में जो है ओपन किया गया था, है ना। तो इसको हम याद रखेंगे कि आदि कर्मयोगी स्टूडेंट चैप्टर ये एक प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, पहल है। इस पर नजर रखने के लिए भगवान बिरसा मुंडा सेल बनाया गया है, और इस भगवान बिरसा मुंडा सेल को कहां पर स्थापित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, कि तुम भैया बैठो और पूरे भारत में ये योजना अच्छे से लागू हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात पर तुम नजर रखना, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से विच सिटी विल होस्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026? ये एक तरीके से बैडमिंटन का वर्ल्ड कप आप इसको कह सकते हो। तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन होता है, बीडब्ल्यूएफ के द्वारा इसका आयोजन होता है। टूर्नामेंट का नाम है वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। तो बैडमिंटन का वर्ल्ड कप आप समझ लो। तो इसकी मेजबानी भारत करेगा, ये तो तय है, लेकिन कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो आइए, यहां पर भी दोस्तों आंसर है नई दिल्ली। तो आज हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें लगातार आंसर हमको क्या प्राप्त हो रहा है? नई दिल्ली जो है प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2026 में जो है इसका आयोजन होगा, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का जो है उद्घाटन किया? मतलब भारत की दूसरी नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ठीक है, भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहां किया गया है? तो आइए इसका सही आंसर पता करते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है गुवाहाटी, ठीक है, इसका सही आंसर है गुवाहाटी। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। गुवाहाटी के अंदर जो है राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी को ओपन किया गया है, और ये भारत की दूसरी नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, क्योंकि पहली जो है कहां ओपन की गई थी? पहली ओपन की गई थी दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली में पहली ओपन की गई थी फर्स्ट, और गुवाहाटी में दूसरी ओपन कर दी गई है सेकंड, ठीक है। जितने भी साइबर अपराध होते हैं ना, उसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? साइबर अपराध। जितने भी साइबर अपराध होते हैं उनसे निपटने में ये सहायता प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहला नई दिल्ली और दूसरा गुवाहाटी। चलते, ये यूनिट 9 का बहुत पका पकाया प्रश्न था कि पहला नई दिल्ली दूसरा गुवाहाटी। बहुत शानदार प्रश्न है यूनिट 9 का। साइबर वाला तो पूरा वहीं पे कवर होता है, साइबर अपराध का सेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल भारत में कब मनाया जाता है? ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं दिवस वाले कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, इसको हम कब मनाते हैं? आइए इसका सही आंसर जो है पता करते हैं, ठीक है। इसका जो दोस्तों सही आंसर है सितंबर का पहला सप्ताह, ठीक है ना, सितंबर का पहला सप्ताह। सितंबर का पहला सप्ताह क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में जो है इसको मनाया जाता है, ठीक है। ये कब से शुरू हुआ है? ये 1982 से दोस्तों जो है शुरू हुआ है। उद्देश्य बड़ा ही सीधा सा है कि भैया पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाओ और भारत में से कुपोषण को जो है हटाइए। 1982 से चल रहा है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, और सितंबर के पहले सप्ताह में जो है इसको बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सेमीकॉन इंडिया 2025 के दौरान, मतलब एक तरीके की एक कॉन्फ्रेंस आप इसको समझ लीजिए। सेमीकॉन इंडिया 2025 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भारत में निर्मित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, है ना, हमारे कंप्यूटर में दोस्तों प्रोसेसर होते हैं ना, 32 बिट के होते हैं, 64 बिट के होते हैं, ठीक है। तो भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर को जो है लॉन्च किया है, ठीक है। इस चिप को, इस प्रोसेसर को किसने तैयार किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया है, परंतु इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका जो निर्माण है, वो कहां किया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है। एक तो देखो भैया क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित जो प्रोसेसर है जिसे सेमीकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? विक्रम 32 बिट, है ना। इसको डिजाइन किसने किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, परंतु इसका निर्माण कहां पर हुआ है? उसका सही आंसर आइए दोस्तों हम लोग पता कर लेते हैं। तो इसका जो दोस्तों निर्माण हुआ है वो कहां हुआ है? सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़। अगर दोस्तों आपने आयोग का दिमाग आज तक पढ़ने का प्रयास किया है तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जब भी वो यूनिट 9 का कोई प्रश्न पूछता है ना, गहरा सा प्रश्न, तो उसमें पता है हमको हमेशा लगता है कि यूनिट 9 है, टेक्नोलॉजी है, तो आंसर या तो नई दिल्ली होगा या फिर बेंगलुरु होगा
या फिर हैदराबाद होगा, लेकिन आंसर कुछ अलग सा ही निकल के आता है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में आयोग जैसे प्रश्न पूछता है, उस कैटेगरी में ये बहुत शानदार प्रश्न निकल के आता है। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। डिजाइन इसका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा किया गया है। नाम रखा गया है विक्रम 32 बिट, है ना, और कोड नेम क्या है, विक्रम 3201। ये भी आपसे पूछ सकता है, विक्रम 3201। ठीक है, अच्छा एक चीज दोस्तों आप इधर भी देख लो, जरा इधर भी देख लो। इट इज डेवलप्ड फॉर इसरो लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना, इट इज डेवलप्ड फॉर इसरो लॉन्च व्हीकल एंड एडवांस वर्जन ऑफ 16 बिट विक्रम प्रोसेसर। यानी कि दोस्तों इससे पहले, जैसे ये 32 बिट का है ना, इससे पहले हमारे पास एक 16 बिट का भी विक्रम प्रोसेसर था, लेकिन ये उसी का थोड़ा और बेहतर रूप है, विक्रम 32 बिट का प्रोसेसर। और इसका उपयोग पता है कहां पर होगा, इसरो के द्वारा जो PSLV GSLV ये जो स्पेस लॉन्च व्हीकल होते हैं, रॉकेट होते हैं, इसमें जो है इस चिप का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इस चिप में सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है, ये -55 डिग्री तक का बहुत कम तापमान भी झेल सकती है और 125 डिग्री का बहुत ज्यादा तापमान भी जो है ये झेल सकती है। ठीक है, इसको सबसे पहली बार सक्सेसफुली यूज कब किया गया, PSLV C60 मिशन के दौरान। ठीक है, तो उन्होंने मिशन का नाम भी मैंने आपको यहां पर लिख के दे दिया है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्न पढ़ते हैं तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो और 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। देखो दोस्तों, यहां पर सीधी सी बात क्या है कि ये जो आपको यहां पर नाम दिख रहे हैं, ये किसी व्यक्ति का या किसी पर्सन का नाम नहीं है, ये दोस्तों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, फाउंडेशंस के, संगठनों के नाम हैं। और आज तक जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत की तरफ से किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संगठन को प्राप्त नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत की तरफ से किसी संगठन को प्राप्त हुआ है। तो आइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों हम लोग पता कर लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है, एजुकेट गर्ल्स। नाम ही बड़ा शानदार है संगठन का, है ना, तो इसीलिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला है, इनके अच्छे काम के लिए। एजुकेट गर्ल्स, है ना, बच्चियों को शिक्षित करें, ये इसका हिंदी में अनुवाद हो सकता है, एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, बस इसको हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से किस देश ने ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। मतलब एक सैटेलाइट है जो जिसका काम है जासूसी करना, स्पाई करना, और इसको जो है लॉन्च किया गया है। इसका नाम है ओफेक 19। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ईरान भी चर्चा में है, इजराइल भी चर्चा में है, यूक्रेन रशिया तो पिछले 3-4 साल से चर्चा में है। तो आइए इसका सही आंसर दोस्तों पता कर लेते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है दोस्तों इजराइल। ठीक है, इजराइल वही जगह है जिसको हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल को क्या कहा था? हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल को कहा था फादरलैंड। क्या कहा था? फादरलैंड। जैसे इंडिया को मदरलैंड कहा था उन्होंने, इंडिया को मदरलैंड कहा था, और इजराइल को क्या कहा था? इजराइल को कहा था फादरलैंड। ठीक है, तो भारत तो मातृभूमि कहलाता है, मदरलैंड, तो उसको आप पितृभूमि कह लो, इजराइल को फादरलैंड। मतलब ये चर्चा में रहा था। तो बस आपको याद रखना है ओफेक 19 एक जासूसी सैटेलाइट है और इजराइल ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच स्टेट हैज बिकम द 4th स्टेट इन इंडिया टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी? बहुत प्यारा प्रश्न है। यानी कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक तो होता है नॉर्मल लिटरेसी, है ना, लिटरेसी का मतलब क्या होता है? साक्षरता, कि भैया जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है उसको हम साक्षर कह देते हैं। ठीक है, लेकिन एक शब्द होता है कार्यात्मक लिटरेसी, यानी कि फंक्शनल लिटरेसी। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब यह है कि तुम पढ़ लिख सकते हो, वो मुझे बात समझ में आती है, लेकिन जब तक तुम उस पढ़ाई लिखाई के दम पर कुछ काम ही ना कर पाओ तो क्या फायदा तुम्हारे पढ़े लिखे होने का? जैसे कि तुम पढ़े लिखे हो लेकिन बैंक में फॉर्म नहीं भर पाते हो, तो क्या तुम कार्यात्मक रूप से, क्या तुम फंक्शनल रूप से साक्षर हुए? नहीं हुए, क्योंकि तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का कोई अर्थ नहीं है, तुम अपना काम ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए फंक्शनल लिटरेट होने का तात्पर्य है कि तुम्हारी जो साक्षरता है उसके दम पर तुम काम भी करना जानते हो। तो भारत में अब 4 राज्य ऐसे हो चुके हैं जो पूरी तरीके से कार्यात्मक रूप से, फंक्शनल रूप से लिटरेट हो चुके हैं। तो 3 तो पहले से ही थे, तो चौथा कौन बन गया है? आइए हम आंसर पता कर लेते हैं। तो दोस्तों चौथा फंक्शनली लिटरेट कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से पहले जो 3 हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो पहला फंक्शनली लिटरेट राज्य था वो मिजोरम था। मिजोरम के बाद फिर आता है दोस्तों गोवा, गोवा के बाद फिर आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद फाइनली दोस्तों हमको यहां पर देखने को मिलता है
हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये 4 राज्यों के हमारे सामने नाम हैं और ये चारों राज्य आज की डेट में भारत के अंदर फंक्शनली लिटरेट, कार्यात्मक रूप से साक्षर हो चुके हैं। यहां पर एक फैक्ट आप और याद कर लीजिए कि 8 सितंबर, अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। ऐसे ही 8 सितंबर को जो है हम अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी बनाते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी हम मनाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप के 12वें संस्करण का खिताब जीता है? सीधी सी बात दोस्तों ये है, इसको आप समझिएगा, जैसे क्रिकेट में एशिया कप होता है ना, ऐसे ही हॉकी में भी एशिया कप होता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। भैया क्रिकेट का एशिया कप होता है तो हॉकी का भी एशिया कप होता है। 2025 का जो क्रिकेट का एशिया कप हुआ उसको भारत ने जीता, पाकिस्तान को हरा के। दुबई में मैच हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था। ऐसे ही जो पुरुषों का हॉकी वाला एशिया कप हुआ, तो इसका आयोजन, पहली बात तो हमको यह पता चल गया कि इसका आयोजन जो है बिहार में हुआ था। और किस देश की टीम को हरा के भारत की पुरुष हॉकी टीम ने इस खिताब को जीता? तो जापान को हराया, चाइना को हराया, साउथ कोरिया को हराया या मलेशिया को हराया? तो आइए इसका सही आंसर हम लोग पता कर लेते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों क्या देखने को मिलता है? इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया को हरा के पुरुषों की हॉकी टीम ने 2025 का हॉकी एशिया कप को जो है दोस्तों जीता, 4-1 से हरा दिया था। ठीक है, अभी हमने देखा था कि महिलाएं जो है हार गई थी चाइना से, तो वो भी चाइना से 4-1 से हारी थी, लेकिन यहां पर पुरुष जो है वो साउथ कोरिया से 4-1 से जीत गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्या है, नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, यानी कि जो लेटेस्ट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 का जो आयोजन हुआ, मतलब जो कंडक्ट कराया गया, तो कौन सा शहर ऐसा है जिसने 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है? अगर मैं वायु प्रदर्शन के नजरिए से देखूं तो दोस्तों इंदौर। ठीक है, इंदौर हर चीज में आगे है, लेकिन आजकल बहुत फालतू हरकतें लगातार इंदौर में हो रही हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इंदौर कहीं ना कहीं एक खोखली संरचना पर तो काम नहीं कर रहा, कि साफ सफाई, स्वच्छ हवा वगैरह तो सब अच्छा है, लेकिन पानी से लोग मर गए, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है ना। तो अब यही है, अब कुछ कह पाना मुश्किल है, परंतु जब हम दूसरे जिलों में जाते हैं मध्य प्रदेश के, तो हमको हालात दोस्तों और भी ज्यादा बदतर देखने को मिलते हैं। तो उस नजरिए से तो अभी जो जैसा है चल रही है कहानी। इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 200 में से 200 अंक जो है दोस्तों प्राप्त करे हैं। जबलपुर ने 199 अंक प्राप्त करके जबलपुर का दूसरा स्थान रहा है। तो पहला और दूसरा तो मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं। तीसरे स्थान पर सूरत और आगरा ज्वाइंट रूप से जो है दोस्तों रहे हैं। अगर आपको नहीं पता हो कि आगरा जो है वो आपके सर का होम टाउन है, जी हाँ दोस्तों, मेरा घर जो है वो आगरा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मैं रहता मध्य प्रदेश में हूं, मेरा दिल भी मध्य प्रदेश में ही लगता है बस घर यहां पर है, बाकी और कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा जो है यहां पर याद रखने का प्रयास किया। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है क्या कहता है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड ने रैंक 1 पर जो है बरकरार रहा है। स्विट्जरलैंड का काम ही है कि कोई भी सूचकांक, कोई भी रैंकिंग बने तो उसमें रैंक 1 पर ही जो है रहना है। ठीक है, नाम समझ में आ गया आपको, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। तो उसने बता दिया कि भैया स्विट्जरलैंड तो टॉप पर है। तुम तो सीधी सी बात करो, भारत कौन सी रैंक पर है? जैसे आज हमने दोस्तों कौन सा वाला पढ़ा था, आज हमने नवाचार सूचकांक पढ़ा था ना, इनोवेशन इंडेक्स पढ़ा था, नवाचार सूचकांक, कि किसी भी ओवर में ज्यादा से ज्यादा 36 रन मारे जाते हैं, लेकिन हमने नवाचार किया और हमने क्या कहा कि भैया 36 + 2 कर दो, 38 रन स्कोर करो। तो 38 रैंक भारत की आई थी, ऐसे हमने याद किया था। तो टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक तो कुछ खास नहीं है, काफी दूर दूर है। तो आइए सही आंसर पता कर लेते हैं। सही आंसर दोस्तों क्या है? सही आंसर है 63। ठीक है, सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है 63 रैंक रही है। बस इतना ही इसमें आप याद कर लीजिए। और स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में लगातार 10 वर्षों से प्रथम स्थान पर बना हुआ है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, भारत की 63 रैंक है, इसको आप याद करने का प्रयास करें। अगले पे चलते हैं दोस्तों, अगले पे चलते हैं। इनमें से किसे, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे हम 3 स्टार ठोक देते हैं अच्छे से। क्या प्रश्न है? प्रश्न में ये पूछता है कि पोस्ट ह्यूमसली, यानी कि मरणोपरांत, यानी कि मृत्यु के पश्चात
पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। तो ये किसे दिया गया है? भारत के आर्थिक दशा को पूरा बदलने के लिए ये किसे दिया गया? अभिजीत सेन, मनमोहन सिंह, विवेक देबरॉय या लॉर्ड मेघनाथ देसाई? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो इकोनॉमिक्स के बहुत जाने माने खिलाड़ी जो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो मरणोपरांत पोस्ट ह्यूमसली इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें 1991 में जो वो आर्थिक सुधार लेके आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स भी जिसको हम कहते हैं, एलपीजी सुधार, तो उस पहल के लिए जो है उनको ये दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो वाइफ हैं गुरुशरण कौर, उन्होंने जो है अपने पति की तरफ से जो है इस सम्मान को जो है स्वीकार किया। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर दिवसों के नाम लिखे हुए हैं, कौन सा दिवस क्या, और यहाँ पर दोस्तों लिखी हुई है तारीख है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो आइए आपको याद ही करवा देते हैं सीधा, ठीक है ना। वैसे तो इसका प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन आप तो वो छोड़ो, आप तो सीधे याद करो। जैसे कि जो वर्ल्ड लायन डे है, विश्व शेर दिवस, ठीक है, तो शेर जो है वो अगस्त में पैदा होते हैं, ऐसा कहेंगे? नहीं, ऐसा कहने में मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। तो आप दोस्तों देखो, इसको ऐसे याद रख लो, आप इसको ऐसे याद देखो, ऐसे आप इसको रख सकते हो, ठीक है, कि अगस्त से हम लोग क्या याद रखने का प्रयास करें? अगस्त में गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश भी बहुत पड़ती है, तो शेर कहता है कि यार अब मुझे अपनी गुफा में रहने का मन नहीं है, थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाता हूं। ऐसे आप याद रख लो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या है? या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि भैया जिस व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं तो उसको आप शेर के सामने खड़ा कर दो तो वो अपने दस्त का डर भूल जाएगा, है ना। ऐसे भी कुछ भी याद रख लो भाई। फिर है आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद दिवस जिसको धन्वंतरी जयंती या धनतेरस आयुर्वेद दिवस, है ना। तो ये कब दोस्तों मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस? तो दिवाली के आसपास आप इसको याद रख लो, 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्व फुटबॉल दिवस, वर्ल्ड फुटबॉल डे, ठीक है। तो अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में ही हम फुटबॉल खेलते हैं, तो गर्मियों की छुट्टियां मई में होती हैं, ऐसे कुछ कनेक्ट करना है बस अपने को, तो ठीक है। तो शेर को देख लो तो दस्त भूल जाओगे तो 10 अगस्त, और दिवाली के आसपास आयुर्वेदा डे 23 सितंबर, और गर्मी की छुट्टी में फुटबॉल खेलते हैं तो मई। और समर्पण दिवस, समर्पण दिवस देखो फरवरी से हम लोग समर्पण में लगे हुए हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो 11 फरवरी को जो है समर्पण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। समर्पण दिवस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि के रूप में जो है मनाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और अगले प्रश्न में हमको क्या देखने को मिलता है पता कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? Which company will manufacture the country premium Vande Bharat, Amrit Bharat and Metro Rail coaches in रायसेन district of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो वंदे भारत की प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन बनाएगी, मतलब जिसका नाम क्या है, अमृत भारत, और मेट्रो रेल के डब्बे भी बनाएगी, है ना। तो अमृत भारत भी बनाएगी और मेट्रो रेल के डब्बे भी बनाएगी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो ये काम किसे दिया गया है, आइए पता कर लेते हैं। तो दोस्तों ये काम सौंपा गया है किस कंपनी को? BEML लिमिटेड को जो है ये काम सौंपा गया है, ठीक है। और इस परियोजना का नाम क्या रखा गया है? इस परियोजना का नाम दोस्तों रखा गया है ब्रह्मा। और ब्रह्मा परियोजना के अंतर्गत जो है वंदे भारत की प्रीमियम ट्रेन यानी कि अमृत भारत, और मेट्रो जो मध्य प्रदेश की मेट्रो होगी उसके डब्बे भी जो है बनाए जाएंगे। तो परियोजना का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो रायसेन में बनने जा रही है ये जो इकाई, ये मध्य प्रदेश की पहली प्रमुख रेल कोच निर्माण इकाई होगी, यानी कि फर्स्ट मेजर रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और काम सौंपा गया है BEML कंपनी को, और परियोजना का नाम रखा गया है ब्रह्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। अगला प्रश्न क्या देखने को मिलता है? निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह, SPG आप जानते हो ना, केवल प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए इसको जो है डिजाइन किया जाता है। तो इसमें शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी, दोस्तों SPG में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी जिसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में यूज किया जाएगा, तो नाम क्या है इनका? आइए इनका नाम पता करते हैं, सीधे सही आंसर आपको बताते हैं। तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है अदासो कपेसा, अदासो कपेसा, ठीक है। अदासो कपेसा जो है इनका नाम है, और SPG में शामिल होने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं, ठीक है।
अदासो कपेसा जो हैं वो मणिपुर के सेनापति जिले के काईबी गांव से हैं और माओ नागा जनजाति से संबंधित हैं। भैया नागा जनजाति से हैं, खतरनाक है और मणिपुर की शेरनी है अदासो कपेसा। इनको जो है एसपीजी में शामिल किया गया है, ठीक है। और अदासो कपेसा की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो यूके यात्रा थी उसके दौरान जो है वायरल हुई थी, तब चर्चा में जो है नाम देखने को मिला था। तो अदासो कपेसा, ठीक है, इनको जो है आपको याद रखने का यहां पर प्रयास करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछता है, संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया है, यानी कि जो हमारे देश की पार्लियामेंट है उन्होंने एक बिल पास किया है जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। क्या नाम है? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। यह बिल क्या करेगा? इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। मतलब देखो, स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी विवाद होते हैं ना हमारे देश में, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक अलग से नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ये जो न्यायाधिकरण है, ये इसके अंदर एक तो होंगे अध्यक्ष, ठीक है, और बाकी सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार और टू द पॉइंट करंट अफेयर वाला प्रश्न है। तो एक अध्यक्ष के साथ साथ इसमें दोस्तों सदस्यों की जो संख्या आपको देखने को मिलेगी वो कितनी है? 2। और इस पूरी न्यायाधिकरण, इस पूरे ट्रिब्यूनल का क्या उद्देश्य है कि भैया भारत में स्पोर्ट्स के संबंध में जितने भी विवाद होते हैं उन सबको सॉल्व करना, ताकि इन विवादों को सॉल्व करने का जो बोझ है वो अलग से जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारी कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर ना जाके गिरे, ठीक है। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान की सफलता की सराहना करी। आप तो सीधे ये बताओ कि असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें जो राइनोसरस होता है, एक सींग वाला गेंडा, उसकी सुरक्षा के लिए कि भैया कोई उसका अवैध रूप से शिकार ना कर ले जाए, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आइए नाम देखते हैं दोस्तों। इसका नाम था ऑपरेशन फैल्कन, ठीक है। ऑपरेशन फैल्कन चलाया गया था, बस इस बात को हमको याद रखना है, ठीक है। 2024 में इस अभियान की शुरुआत हुई थी ताकि कोई पोचिंग ना कर सके। पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार ना कर सके एक सींग वाले गेंडे का, जो पाया जाता है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछता है? अगला प्रश्न पूछता है, भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई लेन देन पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी करी है। मतलब जो इंडिया की स्टेट बैंक है ना, एसबीआई, उनके रिसर्च डिपार्टमेंट ने यूपीआई के संबंध में, यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनके संबंध में एक अपनी नई रिपोर्ट जारी करी है, ठीक है। तो उसके अनुसार यूपीआई का ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में देखने को मिला है? तो दोस्तों ये नो डाउट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, और महाराष्ट्र के बाद दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक राज्य आया है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश देखने को मिला है। चौथे स्थान पर तेलंगाना और 5वें स्थान पर तमिलनाडु देखने को मिला है। मध्य प्रदेश का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है इस पूरी कहानी में। महाराष्ट्र नंबर 1 रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शंस 2025 के दौरान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछता है, भारत के प्रधानमंत्री ने कौन से मिशन के शुभ आरंभ की घोषणा की है? यह मिशन स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देना। मतलब आपको इन 4 मिशन में से उस मिशन का नाम चुनना है जो बेसिकली भारत में निर्मित एक वायु सुरक्षा प्रणाली है, कि भैया हवा में वायु मार्ग से कोई हमारे ऊपर हमला ना कर पाए, और अगर किसी ने किया तो हम उसका एक मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो कौन से मिशन की चर्चा हो रही है जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था? त्रिनेत्र रक्षा, गरुण कवच, वज्र कवच या सुदर्शन चक्र? मुझे तो सुदर्शन चक्र महसूस हो रहा है, क्योंकि हवा में अगर सुदर्शन चक्र घूमेगा तो मजाल किसी की हवा से कोई हमारे ऊपर वार कर देगा। तो आइए इसका सही आंसर ढूंढते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर सुदर्शन चक्र ही है, ठीक है। और सुदर्शन चक्र को अब ये भी अनाउंस हुआ है, बस इसको 2035 तक विकसित किया जाएगा। 2035 तक जो है दोस्तों क्या किया जाएगा? 2035 तक विकसित जो है इसको किया जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है। और ये भारत का आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जो है इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, सुदर्शन चक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है ना, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहली बार इनका आयोजन हुआ था 2025 में भारत के अंदर। और कहां आयोजन हुआ था? श्रीनगर में जो है आयोजन हुआ था। और श्रीनगर की कौन सी झील में आयोजन हुआ था? तो श्रीनगर की डल झील में जो है इनका आयोजन हुआ था।
श्रीनगर की कौन सी झील में? तो दोस्तों श्रीनगर की डल झील में भारत के पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। तो इसका शुभंकर कौन था, है ना, इसका शुभंकर कौन था, इसका शुभंकर, तो शुभंकर कौन था इसका? हिमालयन तेंदुआ, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। कश्मीरी डियर, ये भी नहीं लग रहा है। हिमालयन किंगफिशर, ये हो सकता है, या गोल्डन ओरियोल। आइए पता करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो उसका सही आंसर हमको देखने को मिलता है वो है हिमालयन किंगफिशर। ठीक है, बाकी बातें मैंने आपको बता दी। डल झील में इसका आयोजन हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया। और छत्तीसगढ़ में 2026 के अंदर पहला खेलो इंडिया ट्राइबल फेस्टिवल जो है होने वाला है ना, जनजातीय खेल होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, जिसका शुभंकर कौन रखा गया है? मयूर वीर, मैंने आपको पढ़ाया था ना, मयूर वीर, तो वो रखा गया है उसका। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस कंपनी ने प्रोजेक्ट आयर नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त एआई एजेंट की घोषणा की है, जो मानव सहायता के बिना दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव के संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है? दोस्तों एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट आयर। ठीक है, ये एक एआई मॉडल है जो क्या करता है, मान के चलिए अगर कोई खतरनाक सॉफ्टवेयर हमारे ऊपर साइबर अटैक करना चाहता है, तो ये जो प्रोजेक्ट आयर है ना, वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग को पहचान लेता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो उस हमले के पीछे उसने किस तरीके से हमले की रणनीति बनाई है और उसने कैसे हमला किया है। तो अगर हम ये पहचान जाएं कि वो हमला कैसे हुआ था, तो अगली बार वैसा कोई भी हमला हम रोक पाएंगे। ठीक है, तो इस एआई एजेंट का नाम तो प्रोजेक्ट आयर है, ये तो पता चल गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट आयर को तैयार किस कंपनी ने किया है? अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या आईबीएम? माइक्रोसॉफ्ट पे मैं तुक्का लगाना चाहता हूं, तो देखते हैं इसका सही आंसर। जी हाँ, इसका सही आंसर दोस्तों जो है माइक्रोसॉफ्ट ही है। इसका सही आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट आयर। ठीक है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग पता लगा लेता है भैया, कि कोई भी साइबर अपराध हुआ है तो कैसे हुआ है, कैसे किया है, अंजाम कैसे दिया है, पूरी कहानी पता लगा लेता है। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है कि अच्छा, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है रिपीट हो गया, कि सबसे ज्यादा यूपीआई लेन देन कहां हुआ है? तो सबसे ज्यादा यूपीआई लेन देन महाराष्ट्र में हुआ है। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गया? देखो दोस्तों सुनो, मैंने आपसे पहले कह दिया था, भारत की दो सबसे फेमस मैगजीन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए, एक है एड्यूटेरिया और दूसरी है आपकी स्पीडी। इन दोनों में आते हैं हजार हजार एमसीक्यू, यानी कि टोटल कितने हैं? 2000 एमसीक्यू। 2000 एमसीक्यू में से जो 1500 एमसीक्यू जो आपके एमपीपीएससी एग्जाम के किसी काम के ही नहीं है, उनको मैंने हटा दिया, और इनमें से केवल 500 एमसीक्यूज को जो है मैंने सेलेक्ट किया। 500 थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 500-600 एमसीक्यू को मैंने सेलेक्ट किया, बहुत फिल्टर किया, हर क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, जाना, और प्रत्येक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन तैयार किया, क्योंकि ये बिना व्याख्या के आते हैं। तो आपको इक्का दुक्का बार ऐसा कभी रिपीटेड प्रश्न जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन ये तो पता नहीं, ना जाने कैसे जो है रिपीट हो गया सेम ही क्लास में। तो इसके लिए मैं माफी आपसे चाहूंगा। महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर है यूपीआई लेन देन पर, ये चीज हमने ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यार ये क्या हुआ है, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर से वापस वही वाला प्रश्न आ गया, सुदर्शन चक्र वाला। हाँ, ये 2 प्रश्न दोस्तों कुछ गड़बड़ हुई है, इसकी भरपाई में अगले लेक्चर में आपको 2 प्रश्न एक्स्ट्रा करवा के कर दूंगा भैया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। यहां पर एक दोस्तों अभियान चलाया गया है, अभियान का नाम है जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान। जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान। ठीक है, ये अभियान चलाया गया है साहब। ठीक, अब ये अभियान किसने चलाया है? तो भैया सीधी सी बात है, यहां पर जो है जितने भी मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी फ्रॉड काम में ना फंस जाएं, या कि उनके साथ किसी तरह का जो है स्कैम ना हो जाए। तो यार देखो, निवेशकों की रक्षा तो एक ही बॉडी करती है, एक ही संस्थान जो है करता है। क्या नाम है उसका? सेबी, है ना। सेबी ही तो रक्षा करता है, सेबी ही तो पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, और वहीं सारे निवेशक अपना पैसा लगाते हैं। तो जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान किसने चलवाया है? सेबी ने चलवाया। सीधी सी बात, खत्म, सिंपल था ये तो प्रश्न। उसके बाद आगे चलते हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया। अब आप कहोगे सर मिस यूनिवर्स इंडिया ये क्या होता है? या तो मिस इंडिया होती है या मिस यूनिवर्स होती है। यूनिवर्स और इंडिया मिक्स कैसे हो सकता है? देखो सुनो, मिस इंडिया तो आप लोग जानते हो, मिस इंडिया भारत के स्तर पर जो है आयोजित होती है। इस गेम मतलब ये कंपटीशन जो है भारत के स्तर पर आयोजित होता है। और जो मिस यूनिवर्स होता है, मिस यूनिवर्स ये विश्व के स्तर पर आयोजित होता है। मैं ये भी आपको पहले भी करवा चुका हूं कि कितनी कितनी भारत में से मिस यूनिवर्स बनी है ना। 3 मिस यूनिवर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात समझना, मिस यूनिवर्स कंपटीशन में जाने के लिए हर देश में से एक कंपटीशन होता है जिसको कहते हैं मिस यूनिवर्स, और फिर आगे आता है देश का नाम। यानी कि ये जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 जो भी जीता है ना, ये सीधे सीधे जाके मिस यूनिवर्स विश्व स्तर वाले में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना, कि भैया मिस यूनिवर्स में से किस देश में कौन आएगा, ये सेलेक्ट कैसे होगा? तो उसको सेलेक्ट करने के लिए एक टूर्नामेंट खेला, एक मतलब
प्रोग्राम होता है उस देश के अंदर। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 किसने जीता है? तो आइए इनका सही आंसर पता कर लेते हैं। जो सही आंसर है दोस्तों वो है मनिका विश्वकर्मा। क्या नाम है इनका? मनिका विश्वकर्मा। इनका नाम जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जयपुर से जो है इनका संबंध है, और ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। देखो लिखा है ना, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी कहां पर? मिस यूनिवर्स इवेंट के अंदर। और मिस यूनिवर्स 74 नंबर का मिस यूनिवर्स होने वाला है। कहां पर आयोजन होगा इसका? थाईलैंड में इसका आयोजन होगा, और भारत की तरफ से ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। मनिका विश्वकर्मा, जयपुर से जो है इनका संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है कि जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है ना, तो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने 130वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक जो है पेश किया है, ठीक है। 130 नंबर का अमेंडमेंट बिल 2025। और संविधान संशोधन विधेयक का मतलब क्या होता है कि अगर ये पास हो गया तो सीधा सीधा संविधान के अंदर संशोधन हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्या हो गई? अगर ये पास हो गया तो इससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा? तो समझना, अगर कोई मान के चलो, अगर कोई प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है या कोई अन्य मंत्री है, ठीक है, अगर उसको किसी बड़े मतलब अपराध के लिए, अगर उसको किसी बड़े अपराध के लिए निम्नलिखित में से कितने दिन तक अगर वो कस्टडी में रहा, हिरासत में रहा, तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। मतलब बड़ा खतरनाक जो है रूल होने वाला है कि भैया चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो दूसरा, अगर उनको अरेस्ट किया गया है, अगर उनको गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है किसी बड़े ही गंभीर अपराध के लिए, तो अगर वो इतने दिनों तक हिरासत में रहे या गिरफ्तार रहे तो उन्हें उनके मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। तो कितने दिन तक हिरासत में रहने से उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा? तो दोस्तों यहां पर जो प्रावधान है वो 30 दिन का है, ठीक है ना, 30 दिन का। मुझे तो लगता है कोई सरकार इसको गलत तरीके से यूज भी कर सकती है कि भैया किसी मुख्यमंत्री को हटाना है, मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का नहीं है, तो उसको 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा के लिए हिरासत में डलवा दो आप किसी झूठे इल्जाम में फंसा के, तो उसको अपना पद जो है छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों? 31वें दिन होते ही, 30 दिन आप हिरासत में रहे अपराध के मामले में, तो 31वां दिन होते ही ऑटोमेटिक आप अपने पद से हट जाओगे, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये कौन से आपराधिक मामलों में लागू होगा? ये उन आपराधिक मामलों में लागू होगा जहां पर 5 वर्ष या उससे अधिक सजा का प्रावधान है, ठीक है। मतलब कोई हैवी अपराध होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो अच्छा है। अमित शाह जी ने लोकसभा में इस बिल को जो है पेश किया है। चलते हैं दोस्तों आगे। इनमें से वो कौन सा ऐसा राज्य है जो 100% डिजिटल लिटरेट हो गया है ना? आज हमने फंक्शनल लिटरेसी की बात करी थी, कार्यात्मक साक्षरता की बात करी थी कि चौथा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, परंतु अभी हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल के क्षेत्र में 100% साक्षरता। तो ये दोस्तों हासिल किया है किसने? ये हासिल किया है दोस्तों केरल ने, ठीक है। इस बात को हमको याद रखना है। केरल के अंदर एक अभियान चलाया गया था, है ना, डिजी केरलम। तो इसके तहत जो है केरला के सभी लोगों को 100% साक्षर बना दिया गया है, और ये भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो 100% डिजिटली लिटरेट है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक सैन्य अभ्यास का नाम फिर हमको देखने को मिलता है, जैसे कि नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, जिसका आयोजन हुआ कहां पर? जोधपुर में जिसका आयोजन हुआ। तो भारत की सेना ने किस देश के साथ मिलकर जो है इस बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आइए दोस्तों इसका सही आंसर हम लोग पता कर लेते हैं, कौन है बोल्ड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का जो है आयोजन किया गया। कहां पर? जो है ये जोधपुर में, जो है जोधपुर राजस्थान में जो है इसका आयोजन हुआ। आज हमने पढ़ा था ना पेसेक्स, तो कौन हमारे पैसे लेके भाग गया था? तो दोस्तों हमारे पैसे लेके भाग गया था यूके, है ना, और पानी के जहाज से आए थे पैसा लेने। तो यूके और इंडिया की नौसेना के बीच जो है ये हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आप भी छोटी मोटी ट्रिक बनाओगे तो डेफिनेटली आप इसको याद कर लोगे। तो आज के दोस्तों जो हमारे समाचार हैं वो आज यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा हो। फटाक से मिलूंगा आपसे दूसरे सेशन की ओर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।